एंजाइम्स का जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम देखने वाले हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंजाइम लिखा हुआ है दैट इज EcoR1 के बारे में। ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग की जाएगी, मीन बाय नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, तो पहली चीज आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो है आपका द नेम ऑफ द एंजाइम इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम एंजाइम का नाम लिखेंगे, उस नाम लिखने में हमें सबसे पहली ध्यान क्या रखनी है, वो आपके पास नाम जो है उसी पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल के नाम पर होगा जहां से वो एंजाइम हमें आइसोलेट करना है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ये EcoR1 लिखा हुआ है, तो दिस इज पर्टिकुलरली द एंजाइम दैट इज बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम इश्चरीचिया कोलाई। ई कोलाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो देखिएगा ये इश्चरीचिया कोलाई से डिराइव्ड आपके पास ये आइसोलेटेड एक एंजाइम है। अब ये एग्जैक्टली में किस तरह से नेम आउट किया जाएगा वो आपको ध्यान देनी है। तो ध्यान दीजिए, पहली चीज क्या है जी, एक तो चीज समझ आ गई, द नेम ऑफ द एंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच द एंजाइम इज आइसोलेटेड, ठीक है जी। सेकंड पार्ट, द फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस बिकम्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम, इट इज रिटन इन कैपिटल लेटर। जैसे यहां पर आप एक बहुत कॉमनली देखेंगे, ये कैपिटल ई लिखा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूं। तो ये आपके पास ये वाला जो लेटर है ये ई, तो ई कैपिटल लिखा हुआ है। दिस इज बेसिकली डिनोटिंग दी आपके पास कौन से जीनस से बेसिकली ये एंजाइम डिराइव हुआ है। जैसे यहां पर इश्चरीचिया, तो इश्चरीचिया का आप पहला लेटर उठाएंगे तो पहला लेटर है आपके पास ई, और उस ई को आप कैपिटल लेटर के अंदर आपके पास लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपको लिखा हुआ मिले तो पहला लेटर आपका क्या चीज डिनोट करेगा, दैट इज द जीनस। और जीनस को हमेशा हम बेसिकली आपके पास फर्स्ट लेटर ऑफ द एंजाइम लिखते हैं, दैट इज ऑलवेज रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। क्लियर हो गया जी। नाउ उसके बाद थर्ड चीज क्या ध्यान रखनी है, द फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ द स्पीसीज makes the second and third letter of the name of enzyme which is written in small letter। फिर से ध्यान दीजिएगा मैंने क्या चीज कही, the first two letters of the species make the second and third letter of the name of enzyme, these are always written in small letter। जैसे यहां पर आप देखेंगे तो C और O जो है इसको आप स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, तो ये क्या चीज डिनोट कर रही है, दैट इज द स्पीशीज। तो स्पीशीज क्या है जी, कोलाई। तो आपके पास इश्चरीचिया कोलाई से हमने एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया है जिसका नाम EcoR1 के नाम से हम जानते हैं। तो पहला जो कैपिटल ई है दैट इज डिनोटिंग अ जीनस, एंड द सेकंड एंड द थर्ड लेटर्स दैट इज रिटन इन द स्मॉल लेटर्स आर डिनोटिंग द स्पीशीज ऑफ द पर्टिकुलर जीनस जहां से ये आइसोलेट किया है हमने, ठीक है जी। ये भी बात समझ आ गई। उसके बाद देखेंगे फोर्थ पॉइंट आपको जो ध्यान देनी है वो है all these letters should always be written in italics, बताता है, चलेगा। नेक्स्ट इज द फिफ्थ पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं जी, फोर्थ लेटर ऑफ द नेम ऑफ एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रेन। तो देखिएगा जो फोर्थ लेटर है, दैट फोर्थ लेटर इज बेसिकली डिनोटिंग द स्ट्रेन, जिस स्ट्रेन से हमने बेसिकली ये एंजाइम आपके पास एक्सट्रैक्ट आउट किया है। तो यहां पर ये जो आप एग्जैक्टली में आर देखेंगे, ये वाला जो आर है, ठीक है, ये आर क्या बताता है, दिस इज द स्ट्रेन, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है। तो पहला लेटर आपको बताया दैट इज द जीनस, सेकंड एंड थर्ड लेटर बताया आपको स्पीशीज, और ये आपके पास फोर्थ लेटर क्या बता रहा है, दैट इज द आपके पास स्ट्रेन कौन सी है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि रोमन नंबर रिटन एट द एंड ऑफ द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने लास्ट वाला एक इंडिकेशन लिखी हुई है ये 1 है, तो ये हमेशा रोमन नंबर में लिखा जाएगा। तो रोमन नंबर में आप एग्जैक्टली में देखेंगे तो 1 को आप आई की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कैपिटल आई लिखा जाता है, तो उसी फॉर्म में आपको पर्टिकुलर ये चीज दिखाई पड़ेगी। तो ये जो आपके पास लास्ट लेटर है ये बेसिकली आपको क्या चीज डिनोट कर दे रहा है, वो डिनोट कर देगा दैट इज द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपको पक्का से ध्यान देना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो EcoR1 नाम की स्ट्रेन है एज सच में इट इज बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम इश्चरीचिया कोलाई RY13। तो RY में से हमने कैपिटल लेटर में R उठाया, दैट इज द फोर्थ लेटर, दैट इज द डिक्टेट कर रहा है कि स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन कौन सी है RY,
और आपके पास 13 स्ट्रेन है जो एग्जैक्टली में आपके पास, जिसमें से हमने पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इश्चरीचिया कोलाई में से एक्सट्रैक्ट आउट किया था। ध्यान दीजिएगा ये पक्का से कि इश्चरीचिया कोलाई RY13 में से हमने एग्जैक्टली में इको R1 नाम का पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया था, जिसके बारे में हमने कल भी एक चीज बताई थी कि वो आपके पास कौन से सीक्वेंस को कट करता है, तो हमने वो देखा था। वो कौन सा सीक्वेंस था जरा ध्यान दीजिए, वो थी आपके पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस दैट इज GAATTC। चलिएगा जी, तो अगला पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो एक और इम्पोर्टेंस का है। इसमें क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। जो पूछा गया है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इंटरनल पार्ट से कोर से नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार पूछे जाते हैं। देखिएगा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर का। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अगर आपके पास इस स्लाइड को मैं दिखाऊं, जरा ध्यान दें। इस स्लाइड को आपको देखने में क्या लग रहा है, ये फॉरेन डीएनए है। इस फॉरेन डीएनए को हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, प्लाज्मिड को भी कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, डीएनए लाइगेज की मदद से इस पर्टिकुलर फॉरेन डीएनए को हमने इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ दिया, और इस प्लाज्मिड को वापस से जो रिकम्बाइंड डीएनए वाला है इसको हमने इश्चरीचिया कोलाई के अंदर वापस से एंटर करवा दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इश्चरीचिया कोलाई एक प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है, तो वो डिवाइड करेगी। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो डिवाइड करेगी तो आपके पास प्लाज्मिड भी डिवाइड करेगा, और प्लाज्मिड अगर डिवाइड करेगा तो प्लाज्मिड तो रिकम्बाइंड डीएनए वाला है, तो इसका मतलब है रिकम्बाइंड डीएनए एज सच में आपके पास डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इश्चरीचिया कोलाई की जो आपके पास कॉपीज आपके पास अब नई बनकर आएंगी वो एक दूसरे की बिल्कुल सिमिलर होंगी, क्योंकि दोनों के पास में आपके पास अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमें ये मालूम है कि जब सेल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होगा एनाटॉमिकली मॉर्फोलॉजिकली, तो हम उसको क्लोन कहते हैं। तो देखिए मीनवाइल आपके पास जो प्लाज्मिड होगा वो एक तरह से वेक्टर तो है, लेकिन वो क्लोनिंग वेक्टर भी है। क्लोन किस चीज को कर रहा है, वो बेसिकली जो आपके पास जो दूसरा वाला डीएनए, जो फॉरेन डीएनए या डिजायरेबल डीएनए आप प्लाज्मिड के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपके पास एक तरह का ऐसा वेक्टर है जो क्लोन बनाने में आपके काम आ सकता है। इसीलिए हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉमनली जिन वेक्टर्स को हम एज एन क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं उनमें से सबसे कॉमन है आपके पास प्लाज्मिड्स और दूसरे बैक्टीरियोफाजिस। ध्यान दीजिए, बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं, सर्टेन वायरसेस जो आपके पास बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और उस बैक्टीरिया के अंदर आपके पास कहीं ना कहीं जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इंसर्ट करवाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमें पहले भी पता है, हमें इससे बारे में ज्यादा इंटरनल नहीं जाना है। जरा ध्यान दीजिए, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजिस के अंदर आपके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, दे शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जरा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने जब प्लाज्मिड के बारे में बताया था तो मैंने कहा था कि प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज सर्कुलर। याद है कल मैंने एक वर्ड यूज किया था, और उसके अंदर एक और वर्ड यूज किया था हमने कि उसके पास सेल्फ रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी हमेशा मौजूद होती है। इसका मतलब है क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कि वो रेप्लिकेट करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्लोनिंग वेक्टर के पास में क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए दे शुड हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्लियर, एक चीज तो ये हो गई। सेकंड, बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हायर नंबर पर सेल have high copy number of their genome within the bacterial cell। सिंपल सी बात है। देखिए मैं इसको अगर एक कॉमन भाषा के अंदर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये मान लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, हम सिंपल सी एक चीज के बारे में लेकर चलते हैं। मान लीजिए HIV का वायरस है। HIV का वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो आपके मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, उसके बाद टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो कैसे ये चीज हो पाती है, वो ऐसे हो पा रही है कि आपके पास उस पर्टिकुलर जो आपके पास वायरस है, उस वायरस के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो लगातार अपने आप को डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो उसका नंबर जो होगा ना, वो आपके पास बहुत तेजी से पर सेल में आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। मीन बाय उसका जो जीनोम है या जेनेटिक मटेरियल है, हर एक सेल के अंदर लगातार बहुत फास्टर रेट के ऊपर आपके पास डिवाइड करता हुआ नजर आता है।
बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं? वायरसेस दैट आर इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया। तो आपके पास अगर वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आपके पास बैक्टीरियल सेल के अंदर जब एंटर करेगा, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि मैंने अभी ये कह दिया कि वायरस के पास रेप्लिकेट करने की जो कैपेबिलिटी होती है एज कंपैरिजन टू अदर सेल्स आपके पास बहुत ज्यादा होती है। और ये पर्टिकुलर जो वायरस है, इनका नंबर बैक्टीरियल सेल के अंदर लगातार बढ़ता रहता है। अब जब बैक्टीरियल सेल एक बार अगर आपके पास फट जाएगा, तो होगा क्या? आपके पास उस वायरस की नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास बहुत ज्यादा एकदम से नजर बनती हुई आपको नजर आएंगी, जो बेसिकली आपके पास अदर सेल्स को वापस से इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो ये आपको पक्का से ध्यान देना। देखिए, बैक्टीरियोफाज की ये क्वालिटी कि आपके पास हायर नंबर पर सेल होती है, और आपके पास यही जो हाई नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास जीनोम की बनती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये आप यूटिलाइज करेंगे एज एन वेक्टर। तो ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियोफाज प्लस द प्लाज्मिड्स आर द मोस्ट कॉमन यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर्स इन दीज पर्टिकुलर डेज। तो ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, हर एक क्लोनिंग वेक्टर की आपके पास प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, या उसकी इंटरनल आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, तो ये हमें पता होना चाहिए। देखिए, हर एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद होनी चाहिए कि हम उसको क्लोनिंग वेक्टर काउंट कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको क्या काउंट करनी है, जरा ध्यान दीजिएगा। उसके पास एक साइट होनी चाहिए, उस साइट का नाम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, दैट इज ORI साइट कहते हैं। तो देखिएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट की खासियत क्या है? ये वो वाली साइट है जो आपके पास, जैसे मान लीजिए प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो मान लीजिए आपके पास ये सर्कुलर फॉर्म का डीएनए है। तो मैं अगर ये कहूं कि ये पूरा का पूरा डीएनए ही एज सच में रेप्लिकेट कर सकता है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए एज सच में रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इसके अंदर हमने पहले ही कहा था कि सिस्ट्रॉन नाम की यूनिट्स होती हैं, और वही सिस्ट्रॉन के अंदर जो आपके पास एक्सॉन्स होते हैं, वही एज सच में कोडोनिक सीक्वेंसेस अपने पास रखते हैं, और वही एज सच में आपके पास प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में लेटर ऑन स्टेजेस पे आपको हेल्प कर सकते हैं। इंट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ते हैं। तो सिंपल सी फंडामेंटल ये है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास, साइट के पास एक सर्टेन ऐसा सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को आपका एक एंजाइम जो है जिसका नाम डीएनए पॉलीमरेज है, वो इसको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद में वहां पर रेप्लिकेशन उस डीएनए की करवाने की कोशिश करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम डीएनए पॉलीमरेज का होगा। अगर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट अगर मिल गई उस डीएनए पॉलीमरेज को उस वेक्टर, उस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, तब तो आपके पास एग्जैक्टली में प्रोसेस हो पाएगी, अदरवाइज प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट इज ORI साइट, दिस इज the sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. This sequence is responsible for controlling the copy number of linked DNA। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया ये चीज कि डीएनए पॉलीमरेज को उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना है जहां पर आपके पास में आप फॉरेन डीएनए को कहीं ना कहीं अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो डीएनए पॉलीमरेज वो साइट रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाया ना, तो कभी भी आपके पास क्लोन्स नहीं बन पाएंगे। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलेगा कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर किसी भी पर्टिकुलर आपके पास क्लोनिंग वेक्टर को हम क्लोनिंग वेक्टर कहना चाहते हैं। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो जरूरत का है वो है सिलेक्टिव मार्कर। देखिए, ये एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, जरा ध्यान दीजिएगा। सेलेक्टिव मार्कर क्या करता है? देखिए, इट हेल्प्स इन ये आप पक्का से नोट करिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। देखिए, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हो गए कि भैया एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है और ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगली पार्ट पे देखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर through which a piece of DNA is introduced into a host bacterium. Generally, the gene encoding resistance to antibiotic such as ampicillin, chloramphenicol,
tetracycline or kanamycin etc. are considered as selective marker for Escherichia coli। चलिए बहुत सारी बात हो गई। आप यहां पर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। वर्ड क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोसीजर through which a piece of DNA is introduced into the host bacterium। चलिएगा, अगर आपने थोड़ा सा पीछे अगर ध्यान दिया हो एक स्लाइड के ऊपर, तो ये वर्ड आपको जो चीज थी वो यहाँ पर डिक्टेट भी की हुई थी। यहां देखिएगा जरा, तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए क्या चीज है, ये इश्चेरिचिया कोलाई था पहला। तो इश्चेरिचिया कोलाई में से आपने प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया था, जो इसका अपना प्लाज्मिड था। अब इसके अंदर जो आपने प्लाज्मिड इंसर्ट किया था, उसके साथ फॉरेन डीएनए आपने इंटीग्रेटेड किया हुआ था। तो फॉरेन डीएनए प्लस दी प्लाज्मिड का डीएनए ज्वाइन करने के बाद आपने इश्चेरिचिया कोलाई के अंदर डाला। अब क्या वो प्लाज्मिड आपके पास एज सच में आपके पास रेप्लिकेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये आपके पास डिसाइड करेगा क्या इश्चेरिचिया कोलाई की नंबर ऑफ कॉपीज आपके पास बनकर आएंगी या नहीं बनकर आएंगी। अगर तो इश्चेरिचिया कोलाई की नंबर ऑफ कॉपीज आपको बनते हुए नजर आती हैं, तो आप कहेंगे कि इश्चेरिचिया कोलाई ने ट्रांसफॉर्मेशन शो की। मीन बाय आपके पास वो फॉरेन डीएनए उस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाकर आपके पास रेप्लिकेट कर पाया, तब जाकर हम कहेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन उस होस्ट बैक्टीरियम की आपके पास हो पाई है, अदरवाइज नहीं हो पाई है। मीन बाय हमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर नोट करना है। देखो हमें पैरामीटर क्या नोट करना है कि डीएनए आपके पास जो फॉरेन वाला है, डिजायरेबल वाला है, वो प्लाज्मिड के साथ आपने जोड़ दिया। लेकिन सेकंड थिंग आपको ये भी नोट करनी है कि आपके पास क्या क्लोन्स बने या नहीं बने। अगर क्लोन्स बनेंगे तो ही आप कहेंगे कि जो आपके पास होस्ट था वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी को शो किया, अदरवाइज वो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी को शो नहीं किया है। सिंपल फंडामेंटल है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, generally the genes encoding resistance to the antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline and kanamycin are considered useful selective marker for Escherichia coli। जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा आपके पास अगली स्लाइड के ऊपर अगर ये मेरे पास अवेलेबल हो, चलिए ये देखेंगे जरा, ये वाला आपको अगर दिखाई पड़ रहा हो तो देखिए ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। मान लीजिए दो ही हैं, औरों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, हमें ये मालूम है कि मान लो इश्चेरिचिया कोलाई मेरी बॉडी के अंदर उसका नंबर ज्यादा हो जाता है, तो नंबर को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। बहुत सिंपल सी फंडामेंटल है। अगर मैं एंटीबायोटिक खा रहा हूं तो एंटीबायोटिक खाने पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इश्चेरिचिया कोलाई का आपके पास जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके पास हमने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, ताकि नंबर ऑफ कॉपीज उसकी ना बन पाए, क्योंकि नंबर अगर उसका बढ़ेगा तो डिजीज बढ़ेगी। तो मान लीजिए आपने टेट्रासाइक्लिन नाम की ड्रग खाई और ड्रग खाने के बाद में इश्चेरिचिया कोलाई का नंबर कम हो गया, आपकी इम्यूनिटी ओवरकम कर गई और आप डिजीज फ्री होना शुरू हो गए, तो आप बीमारी से बच गए। लेकिन देखो एक जीव है, सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिज्म तो इश्चेरिचिया कोलाई भी है, वो भी आपके पास कहीं ना कहीं उस टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो सरवाइव कर सके। तो देखिएगा सेलेक्टिव मार्कर हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट करने में जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट होते हैं, और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं की हो पाती है जो एग्जैक्टली में आपके पास वहां पर सेलेक्टिव मार्कर को कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हुए आपको नजर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेलेक्टिव मार्कर हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड दी सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ दी ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो सिंपल सी बात है, तो ये ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, उसके बाद में आपके पास एक और वेक्टर्स की खासियत होनी चाहिए, वो है क्लोनिंग साइट। अब ध्यान दीजिए क्लोनिंग साइट क्या होती है। To link the foreign DNA, the vector need to have a single recognition site for the commonly used restriction enzymes, as the presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. The ligation of foreign DNA is carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes। ध्यान दीजिए, इसको जरा सा फिर से देखते हैं। यहां जरा ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम PBR322 है, दैट इज प्लाज्मिड बोलिवर रॉड्रिगर्स
322 आपके पास इस प्लाज्मिड का नाम लिखा जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्लाज्मिड दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस प्लाज्मिड में आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये है, ये दूसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये तीसरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये चौथा है। इसके अलावा आपके 5, 6, 7 और ये 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपके पास इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को कट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि क्लोनिंग साइट आपके पास एज सच में एक ही होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आप ये कहें कि मान लीजिए ये आपके पास PBU2 है, तो इसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपके पास यहां मौजूद है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां पर भी मौजूद हो। अगर ऐसा होता है तो ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि ये वाला फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो आपके पास यहां से भी आपके पास रेप्लिकेट कर सकता है और यहां से भी रेप्लिकेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो मीन बाय दो तरह के फ्रेगमेंट आपको लगातार जनरेट होते हुए नजर आएंगे, जो आपके पास सही चीज नहीं है। आपको क्या चाहिए? सिंगल क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपके पास एक फॉरेन डीएनए को आप कहीं ना कहीं जोड़ सकें, और अगर वो जुड़ेगा तभी जाकर आपके पास एक तरह के ही फ्रेगमेंट आपको लगातार जनरेट होते हुए नजर आएंगे, तभी जाकर जीन क्लोनिंग कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज जीन क्लोनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये कहा कि आपके पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां पर भी होगी और रिकॉग्निशन सीक्वेंस यहां पर भी होगी, तो मान लीजिए PBU2 को यहां से भी कट करना पड़ेगा, PBU2 को यहां से भी कट करना पड़ेगा, यहां पर भी आपके पास डिजायरेबल डीएनए अटैच करने पड़ेगी, इस जगह पर भी डिजायरेबल डीएनए अटैच करने पड़ेगी, जिसकी वजह से प्लाज्मिड की कटिंग जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि वो प्लाज्मिड आपके पास उस फॉरेन डीएनए को रिसीव ना कर पाए, क्योंकि क्लोनिंग साइट्स आपके पास एक से ज्यादा हो जाएंगी और आपके पास फ्रेगमेंट जो है वो आपके पास जरूरत से ज्यादा जनरेट हो जाएंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये